सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर सीरीज़ जिसके अंदर हम बात करते हैं बीए पार्ट सेकंड ईयर एग्ज़ाम से रिलेटेड। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम बीए पार्ट सेकंड की जो पॉलिटिकल साइंस का दूसरा पेपर है यानी कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, उसके कुछ महत्वपूर्ण जो छोटे वाले प्रश्न हैं वो करने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप राजस्थान के किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ते हैं तो ये प्रश्न आप ज़रूर देख कर जाना। बीए सेकेंड ईयर के लिए ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। ठीक है, और इसके आप PDF वगैरह टेलीग्राम से या फिर हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। बीए सेकेंड ईयर के जितने भी सब्जेक्ट हैं हम आपको कवर करवाने की कोशिश पूरी करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये देखिए, जो पेपर है अपना सेकंड है, बीए पार्ट सेकंड द्वितीय प्रश्न पत्र है, जो है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, अब जितने भी इसके 25-30 प्रश्न हम लेकर आ रहे हैं इस वीडियो में, और बाकी के जो है प्रश्न हम एक एक करके छोटे छोटे वीडियोज़ में आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 की कोई दो मुख्य विशेषताएं लिखनी है। ठीक है, अब ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय शासन अधिनियम 1935, अब ये एक तो निम्नात्मक प्रश्न की दृष्टि से भी उपयोगी है और छोटे वाले प्रश्न भी इससे बनते हैं। ठीक है, तो आपको दो अधिनियम तो पक्का रट के जाना है। एक तो भारत शासन अधिनियम 1935 और दूसरा है 1919। ठीक है, तो आपको दो अधिनियम तो रट के रख लेने हैं, 1919 और 1935 वाला। तो इसकी विशेषता हम देख लेते हैं फिलहाल। तो इसकी एक तो विशेषता यह है कि प्रांतीय स्वायत्तता थी, यानी प्रांतों को ये स्वतंत्रता दे दी गई थी इस अधिनियम के द्वारा। और दूसरा, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, यानी कि द्वैध शासन का मतलब होता है कि जो है राज्य भी शासन करेगा और कुछ जो मामले हैं वो केंद्र के अंदर अंग्रेज संभालने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि सुरक्षा, सैनिक रक्षा, अंतर्राष्ट्रीय मामले। ठीक है, तो ये अंग्रेज केंद्र में संभालते थे और बाकी की राज्य से संबंधित जितने भी मुद्दे थे वो राज्य सरकार खुद राज्य रियासतें खुद संभालती थी। ठीक है, तो यही द्वैध शासन है। ठीक, अभी आगे प्रश्न आएगा द्वैध शासन क्या है, ये क्या है, वो क्या। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं। देखिए, प्रश्न आ गया, द्वैध शासन प्रणाली से आप क्या समझते हैं। तो द्वैध शासन का अर्थ है कि प्रांतीय शासन दो क्षेत्रों में विभाजित था। ठीक है, जैसे अभी हमारे यहाँ चल रहा है, एक राज्य होता है, एक केंद्र होता है, उसी प्रकार। तो और इन दोनों क्षेत्रों का प्रशासन दो ऐसे पदाधिकारियों द्वारा किया जाए जिनके स्वरूप और उत्तरदायित्व में भिन्नता है। ठीक है, ये बिल्कुल अपने जैसे अभी भारत के अंदर चल रहा है कि भाई अब हम राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान भी एक राज्य है, और हम भारत में रहते हैं तो भारत भी एक, कह सकते हैं आप, राज्य है। ये द्वैध शासन प्रणाली है। ठीक है, अगर एकल शासन प्रणाली ऐसे होती कि केवल भारत में अगर केवल हमारे ऊपर केंद्र का शासन होता या राज्य का शासन होता, अब मगर हमारे ऊपर दोनों का कंट्रोल है, तो ये द्वैध शासन प्रणाली है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे, और परिभाषा याद रखिएगा, 2019 की परीक्षा में पूछी गई है, 21 में भी चांस है, और मैं इसका आपको मॉडल पेपर ज़रूर बना के दूंगा ताकि आपके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो कौन कौन से आने वाले वो देखने वाले। तो अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1919 के किन्हीं दो प्रावधानों को लेकर। अभी मैंने आपको पीछे ही बताया 1935 वाला और 1919 वाला। ठीक है, तो दोनों को आपको रट के चले जाना है निम्नात्मक प्रश्न की दृष्टि से। तो 1919 का पहला विशेषता यह है कि केंद्रीय सरकार थी, इसके द्वारा इसमें केवल राज्यों को स्वायत्तता नहीं दी गई थी। और दूसरी विशेषता यह थी कि केंद्रीय विधानमंडल इसके अंदर निर्माण किया गया था और प्रांतीय सरकार थी इसके अंदर गठित की जानी थी। ठीक है, ये इसकी तीन विशेषताएं आपको दो भी लिख लेनी है। फिर अगला प्रश्न है, लॉर्ड लिंटन की दमनात्मक नीति के तीन उदाहरण दीजिए। ठीक है, अब लॉर्ड लिंटन ने कौन कौन सी दमनात्मक नीति अपनाई। तो पहली थी, विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित कर दी उसने। दूसरा, अफगानिस्तान पर आक्रमण की नीति अपनाई। और तीसरा, भारतीय शस्त्र अधिनियम उसी ने पारित करवाया था, लॉर्ड लिंटन ने। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया। ठीक है, असहयोग आंदोलन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये कब हुआ, कि कहाँ, किस किस से क्या हुआ, घटना वगैरह सारी चीज़ें याद रखनी है। तो 5 फरवरी 1922 को एक उत्तेजित भीड़ ने चौरी चौरा स्थान पर एक पुलिस चौकी को आग लगा दी। अतः एक अहिंसात्मक रवैये के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि जो ये असहयोग आंदोलन है, गांधी जी शांति से करना चाहते थे और बिना किसी हिंसा करना चाहते थे, मगर जो एक भीड़ थी उसने पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, तो बहुत ज़्यादा पुलिस वाले मारे गए थे। तो इस घटना से दुखी हो गए गांधी जी, और उसने क्या किया कि जो है इसने ये वापस ले लिया असहयोग आंदोलन। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रांतीय स्वायत्तता क्या है। जैसा कि अभी विशेषता पढ़ी थी हमने 1935 की कि प्रांतीय स्वायत्तता, तो इसका मतलब है कि प्रांतों को एक नया संवैधानिक दर्जा दिया गया, जिसके अनुसार प्रांतों को अपने मामलों में काफ़ी हद तक प्रबंध करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। ठीक है, ये वही बात है कि जो प्रांत है, तो जो रियासतें थी, उनको अधिकार मिल गया काफ़ी सारे मामलों में कि आप भी अपने मामलों में कर सकते हैं, वो मुद्दे बना सकते हो, समस्याएं वगैरह, जैसे भी भारत में चल रहा है ना वैसे ही। ठीक, उससे पहले 1935 से पहले जो सारा शासन है वो अंग्रेजों के अधीन था,
और अंग्रेजी सारे पैसे ले लेते थे, ठीक है। फिर 1935 में इस व्यवस्था को खत्म किया गया। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का गठन किस प्रकार किया गया था? तो भारत की संविधान सभा गठन जो कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार, कैबिनेट मिशन जो अंग्रेजों ने गठित की थी और उस योजना के अनुसार ही जुलाई 1946 में निर्वाचन द्वारा किया गया था, जिसमें सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी। किसमें? संविधान सभा में, ठीक है। तो यानी कि 389 सब लोगों ने हमारे देश को जो संविधान बन रहा था उसमें इनडायरेक्ट रूप से या डायरेक्ट रूप से पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था, ठीक है। आप ये समझ गए होंगे इसमें कितने सदस्य से? 389। फिर अगला प्रश्न है, 5 प्रमुख उदारवादी नेताओं के नाम बताइए। उदारवादी नेता और आदर्शवादी नेता, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो उदारवादी नेता थे महादेव गोविंद रानाडे, दूसरा दादाभाई नौरोजी, तीसरा फिरोज शाह मेहता, चौथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी और पांचवा गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। ये 5 प्रकार के नेता थे। इसी के अलावा एक प्रश्न यही बनता है कि गरम दल के नेता कौन थे, नरम दल के नेता कौन थे, ठीक है। और इनका विभाजन कब हुआ, कौन से अधिवेशन में हुआ, ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, मगर हम वो सारी चीज़ें इतिहास के अंदर देखने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल हम पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा जो है पॉलिटिक्स से रिलेटेड ही हमें पूछा जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं। ये देखिए प्रश्न नंबर 9 आ गया है, कैबिनेट मिशन योजना में उल्लेखित प्रांतों का अनिवार्य वर्गीकरण क्या था? तो इसके अंतर्गत प्रांतों को इस बात का अधिकार दिया गया कि वह अपने अलग अलग ग्रुप बना सकें, ठीक है। प्रांतों के अलग अलग विधानमंडल तथा कार्यपालिकाएं होंगी। प्रत्येक ग्रुप यह निश्चित कर सकता था कि कौन से प्रांतीय विषयों पर इसका नियंत्रण होगा, ठीक है। यह प्रांतों का अनिवार्य वर्गीकरण था कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि उदारवादी आंदोलन की 4 सफलताएं बताई। उदारवादी आंदोलन जो वो उसकी सफलताएं देखी। पहली तो एक तो ब्रिटिश शासन के दोष स्पष्ट कर दिया इससे उदारवादी आंदोलन ने। दूसरा राजनीतिक शिक्षा, इस पर मतलब जोर दिया गया राजनीतिक शिक्षा पर। तीसरा स्वतंत्रता संग्राम का आधार यही आंदोलन बना। और चौथा है भारतीय परिषद अधिनियम 1982, ठीक है। ये इसकी विशेषताएं हो गई। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्येक निर्वाचित सांसद के मत का निर्धारण का सूत्र क्या है? यानी कि अगर राष्ट्रपति का चुनाव होता है भारत के अंदर, तो अब मतलब वोट कैसे दिया जाएगा, उन वोट का जो निर्धारण होगा वो कैसे होगा, उस सूत्र को आपको लिखना है। तो देखिए वो सूत्र बहुत ये इंपॉर्टेंट है, हमें अभी भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है भारत के अंदर। तो वो ऐसे होता है। तो सबसे पहले सब राज्यों की जो विधानसभाओं से प्राप्त मत, अब सभी जो राज्य हैं उनकी विधानसभाओं से मत प्राप्त होते हैं राष्ट्रपति कैंडिडेट को, ठीक है। अब कैंडिडेट तो पहले ही खड़ा हो जाता है राष्ट्रपति पद के लिए। तो उनमें सबसे पहले तो देखो जो सब राज्यों की विधानसभाओं से प्राप्त मत होता है उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित जो सदस्य होते हैं उनका भाग दिया जाता है, ठीक है। वो जितने भी मतलब उनके द्वारा डाले गए मत, ठीक है। अब इसके बराबर क्या आता है, संसद के दोनों सदनों के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या, ठीक है। समझ गए होंगे ये सूत्र है। आपको ये प्रश्न पूछा तो नहीं जाता आजकल, मगर इम्पोर्टेंट लगता है। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की किन्हीं 4 एकात्मक विशेषताओं को लिखिए। एकात्मक विशेषताओं को, ठीक है। अब तो इसकी पहले है इक्केरी नागरिकता इसमें, कि भारत के अंदर जो है नागरिकता केवल एक ही है, वो और भारत की। ऐसा नहीं है कि हम राजस्थान के नागरिक हैं, हम केवल और केवल भारत के नागरिक हैं, ठीक है। इसलिए ये इक्केरी नागरिकता। दूसरा शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में, यानी कि शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में होने का मतलब है कि जो बड़ी बड़ी या फिर इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं वो केंद्र के पक्ष में, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ज़्यादा मुद्दे हैं। मान लीजिए राज्य और अगर केंद्र के बीच किसी मुद्दे पर बहस हो जाती है या फिर आप कह सकते हैं आनाकानी हो जाती है, तो उसमें केंद्र का जो कानून है वो मान्य होता है, ठीक है। तो इसलिए केंद्र को ज़्यादा पावर दी गई है हमारे संविधान के अंदर। दूसरा, राज्यों को राज्यसभा में बराबरी का प्रतिनिधित्व नहीं है, ठीक है। अब राज्यसभा में जो है हर राज्य के सदस्य ज़रूर होते हैं, मगर उनमें बराबरी का प्रतिनिधित्व नहीं है हर राज्य का, वो जनसंख्या के आधार पर दिया गया है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, जो चौथा पॉइंट, राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करता है। अब राज्यों में हमारे जो जितने भी राज्य हैं सभी में राष्ट्रपति ही राज्यपाल की नियुक्ति करता है। और जो राष्ट्रपति होता है वो आपको पता है प्रधानमंत्री का आदमी होता है, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी वही उसको राष्ट्रपति को नॉमिनेट करता है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि राज्यों में इनडायरेक्ट रूप से जो प्रधानमंत्री का जो आदमी होता है वो राज्यपाल होता है, ठीक है। वो प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति के स्तर पर काम करता है। तो इसलिए ये 4 एकात्मक विशेषताएं हो गई है भारतीय संविधान की। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 5 विशेषताएं लिखिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और ये अक्सर पूछा जाता है। तो पहला है कि भारत का संविधान लिखित और निर्मित यानी लिखा हुआ है। और दूसरा, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। हमारा जो संविधान है वो प्रभुत्व संपन्न है और हमारा जो लोकतंत्र गणराज्य, ठीक है। फिर अगली विशेषता है कि संसदीय शासन प्रणाली एकल नागरिकता और मौलिक अधिकार इसमें प्रदान किए गए हैं, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं
कि किसी संविधान की प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं। अब जैसे भारत के संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना दी हुई होती है। जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे तो जब किताब खोलते थे सामाजिक विज्ञान की या कोई भी, तो उसमें प्रस्तावना लिखी हुई होती थी हम भारत के लोग वैसे वैसे। तो उसका क्या मतलब है, उसका हमें मतलब बताना है। तो इसका मतलब है कि संविधान जन आकांक्षाओं और भावनाओं का दर्पण होता है, ठीक है। और जिससे प्रारंभ में प्राय प्रस्तावना होती है जिसमें संविधान के मुख्य उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को इंगित किया जाता है। इसका प्रस्तावना का मतलब ये होता है कि जो संविधान में हम क्या क्या बातें करने वाले हैं, उस संविधान में क्या क्या दर्शाया गया, वो सारी चीज़ें उस छोटी सी प्रस्तावना में हमें एक संकेत मात्र दिया हुआ होता है कि हम संविधान में क्या क्या दिया होता है, ठीक है। तो क्या लक्ष्य है संविधान के, क्या उद्देश्य हैं, वो सारी चीज़ें उसमें दी हुई होती है। यही प्रस्तावना है। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया में कोई 2 कमियां इंगित कीजिए। कमियां बतानी है भारत के संविधान संशोधन में। तो सबसे पहली कमी है कि राज्यों को संशोधन प्रस्ताव का अधिकार नहीं। अब अगर भारत के संविधान में कोई भी संशोधन करना है तो उसमें राज्यों को ज़्यादातर अधिकार नहीं है। संशोधन प्रस्ताव, राज्य संशोधन प्रस्ताव नहीं ला सकते संविधान के अंदर। दूसरा, राष्ट्रपति की स्वीकृति का प्रावधान उचित नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति की स्वीकृति का प्रावधान उचित नहीं है। अब राष्ट्रपति है जो स्वीकृति दे या न दे, इसलिए ये उचित नहीं है कि राष्ट्रपति का स्वीकृति देना ही चाहिए। ये कमी बताई गई है संविधान संशोधन के अंदर। अगला प्रश्न है, गणराज्य शब्द से क्या इंगित है। गणराज्य, ठीक है। अब जैसे हमारा देश है, गणराज्य देश है, तो गणराज्य शब्द में ये बात निहित है कि भारतीय संघ का प्रधान निर्वाचित व्यक्ति होगा, न कि वंशानुगत। गणराज्य का मतलब होता है कि जो भी प्रधान है, प्रधान का मतलब भारत का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति। जो राष्ट्रपति है वो निर्वाचित होगा, न कि कोई वंशानुगत। ऐसा नहीं कि इस राष्ट्रपति का बेटा वो अगला राष्ट्रपति बन जाएगा, जैसा ब्रिटेन वगैरह कई देशों में होता है। तो ऐसा नहीं होता। गणराज्य का मतलब है कि इसमें जो राष्ट्रपति है, प्रधान है देश का, उसका चुनाव होगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, न्याय शब्द का क्या आशय है। तो न्याय का अर्थ है कि राज्यों को एक या कुछ लोगों को नहीं बल्कि सर्वसाधारण की भलाई का उद्देश्य लेकर चलना चाहिए, यानी सबका विकास, सबका सम्मान, ऐसा आप मान सकते हैं न्याय का अर्थ। अगला प्रश्न देखते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य से क्या तात्पर्य है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब तो सभी को पता है कि धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की गई है और किसी को मतलब धर्म विशेष के आधार पर भेदभाव नहीं होना, ठीक है। फिर अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल अधिकारों का वर्णन कीजिए। सभी को आता है 6 मूल अधिकार: समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से याद रखिएगा, इसको आगे प्रश्न बनेंगे इसके। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य कोई 2 अंतर लिखिए। एक तो हमारे संविधान के अंदर है भाग 3 के अंदर तो मौलिक अधिकार दिए हुए होते हैं और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व दिए होते हैं। इनमें अंतर क्या है, तो देखिए, मूल अधिकार परिवर्तनीय है जबकि निर्देशक तत्व नहीं है। मूल अधिकार को परिवर्तनीय है, मूल अधिकार को बदला जा सकता है संविधान में, जो नीति निर्देशक है उसको बदला नहीं जा सकता। दूसरा है, मूल अधिकार नागरिकों के लिए जबकि नीति निर्देशक तत्व राज्यों के है। अब जो मूल अधिकार दिए होते हैं, ये अभी हमने 6 अधिकार पढ़े, तो वो हमारे लिए नागरिकों के लिए, यानी ये अधिकार होंगे हमको, नागरिकों को, भारत के नागरिकों को। मगर जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं उसका मतलब है कि ये एक राज्य को निर्देश होता है, सरकार को निर्देश होता है कि आप राज्य कैसे चलाएंगे, क्या क्या काम करेंगे, कैसे मतलब लोगों को भलाई करेंगे, इस प्रकार के निर्देश होते हैं, इसलिए इसे नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, ठीक है। तो ये इसकी अंतर हो गया, विशेषताओं के। अगला प्रश्न, भारतीय संघात्मक व्यवस्था की कोई 2 विशेषताएं। संघात्मक व्यवस्था यानी कि जो सेंट्रल के अंदर संसद वगैरह है, तो उसकी पहले शक्तियों का विभाजन हो रखा है। इसके अंदर कुछ शक्तियाँ राज्यों के पास है। आपने समवर्ती और संघ सूची का नाम सोचा होगा, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। तो इस प्रकार इसमें शक्तियों का विभाजन है। और दूसरा है संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि भारत के अंदर चाहे शक्तियों का विभाजन हो मगर इसमें संविधान को सर्वोच्च बताया गया। भारत में सबसे सर्वोच्च कौन है, संविधान है, ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा क्यों होता है। भारत की बात की जाती है क्योंकि भारत की संसदात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति मात्र एक औपचारिक प्रधान होता है, यानी कि राष्ट्रपति होता तो है वास्तव में, लेकिन वो कोई ज़्यादा उसके पास खास शक्तियाँ नहीं होती है। हालांकि इमरजेंसी के टाइम उसके पास काफ़ी शक्तियाँ हो जाती है, मगर वैसे उसके पास कोई ज़्यादा शक्तियाँ नहीं होती, तो इसलिए उसका अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा वोट होता है। अगर हम चुनाव करवा देते हैं, मान लीजिए डायरेक्ट जनता से चुनाव कर देंगे, तो अभी उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जो राष्ट्रपति है वो उसका कोई काम मतलब वो ऐसा तो है नहीं कि उसके पास कोई अधिकार है कानून बनाएगा, ऐसा तो कुछ अधिकार है नहीं उसके पास। तो इसलिए उसका खर्चा वगैरह बचाने के लिए ये आप कह सकते हैं कि उसको अप्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट चुना जाता है।
अगला प्रश्न है, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत में मंत्रिमंडल किस प्रकार कार्य करता है। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत में, अब इस सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण मंत्रिमंडल एक इकाई के रूप में कार्य करता है और सभी मंत्री मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। अब जो भी निर्णय होता है मंत्रिमंडल का, उसमें सभी लोगों का हाथ होता है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए मोदी जी ने कानून बना दिया तो जो मोदी गवर्नमेंट है उस पूरी की पूरी उस कार्य के प्रति जिम्मेदार है, ना कि कोई अकेले मोदी जी। ठीक है, तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। तो प्रश्न अगला है कि भारत के राष्ट्रपति पद पर चुने जाने हैं तो क्या आवश्यक योग्यता है। योग्यता तो सबको पता है, भारत का नागरिक, 35 साल, लोकसभा का सदस्य और लाभ का पद ना हो, ठीक है, दिवालिया ऐसे, ठीक है, ये तो सभी बात है। अगला प्रश्न है, काम रोको प्रस्ताव क्या है। संसद में जो प्रस्ताव रखा जाता है, इसके अनुसार सदन को अपने निर्धारित कार्यक्रम से हटकर किसी ऐसे विषय पर वाद विवाद करना चाहिए जो सदन के विचार से अत्यंत महत्वपूर्ण हो और जिसका तत्कालिक समाधान आवश्यक हो। अब काम रखो का मतलब ऐसा है कि संसद में मान लीजिए किसी पर कोई प्रस्ताव चल रहा है, कोई बहस वगैरह हो रही है, तो उसी समय ऐसे काम रोको प्रस्ताव को लाया जाता है। अब इसका मतलब ये होता है काम रोको का कि आपके संसद में जो भी चीज़ें चल रही है उसको अभी के अभी रोको और जो हम प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं उस पर चर्चा करो, क्योंकि ये अभी ज़रूरी है अभी के टाइम पर। ठीक है, तो ये काम रोको प्रस्ताव हो जाता है। फिर अगला प्रश्न, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या है। सेम ही काम रोको के टाइम भी होगा कि जिसके अंतर्गत कोई संसद सदस्य सेनाध्यक्ष की पूर्व अनुमति सार्वजनिक महत्व के किसी अत्यावश्यक मामले की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करता है और इस पर वक्तव्य देने की मांग करता है। यही बात होगी काम रोको और इसमें थोड़ा इतना ही फर्क है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, मतदान व्यवहार को निर्धारित करने वाले कोई 4 तत्व। मतदान व्यवहार यानी वोटिंग को प्रभावित करने वाले, तो सबसे पहले जातिवाद बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। दूसरा मतदाताओं की आर्थिक स्थिति भी मतलब खरीद बिक्री हो जाती है। फिर केंद्र में सुदृढ़ सरकार, यानी कि अगर केंद्र में सरकार बहुत ज़्यादा मजबूत होगी तो मतदाता अपने आप प्रभावित होंगे। फिर राजनीतिक दलों की विचारधारा भी अलग अलग होती है तो इससे प्रभावित होते हैं वास्तव में वोटिंग। फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि वित्तीय आपातकाल के 3 प्रभाव वित्तीय, जो अभी तक वित्तीय आपातकाल वैसे भारत में लगा नहीं है, एक बार भी जो भी लगा है वो एक तो आंतरिक विद्रोह के आधार पर लगा है और एक युद्ध के समय लगा है। ठीक है, तो ये वित्तीय आपात अभी नहीं लगा, मगर इसके 3 प्रभाव बताते हैं आपको कि वित्त विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक हो जाती है और उससे पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक नहीं होती। फिर वेतन भत्ते कम करने का अधिकार हो जाता है, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, राष्ट्रपति जो भी जिसको भी चाहे उनके जो है वेतन कम कर सकता है, यानी उनकी कमाई कम कर सकता है। अगला, मूल अधिकारों का निलंबन भी हो सकता है वित्तीय आपातकाल में। अब केवल जीवन और जो है रक्षा का अधिकार निलंबित नहीं होता है, बाकी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, इसके इमरजेंसी के टाइम। फिर अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में प्रधानमंत्री का क्या महत्व है। बहुत ज़्यादा महत्व है। तो ये राजनीतिक व्यवस्था की धुरी है, यानी कि पूरे का पूरा देश है, आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री पर ही चलता है। इससे देश का हृदय स्थल, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र, राजनीतिक शासक और सर्वोच्च शासन की संज्ञा दी जा सकती है। जहाँ राष्ट्रपति देश का संवैधानिक शासक है वहीं प्रधानमंत्री वास्तविक शासक होता है। ठीक है, यानी कि प्रधानमंत्री ही आप कह सकते हैं पूरे देश का हृदय, आप कह सकते हैं पूरे देश को यही चलाता है। मंत्री परिषद में सदस्यों के विभिन्न स्तर क्या होते हैं। तो पहला होता है मंत्रिमंडल के सदस्य, दूसरा मंत्रिमंडल के असदस्य, दूसरा राज्य मंत्री, उप मंत्री, संसदीय सचिव, और फिर होता है मंत्रिपरिषद के प्रथम स्तर के सदस्य मंत्री कहलाते हैं और वे कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। यानी इसने मंत्रिपरिषद में जो सदस्य होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, मुख्य सचिव वगैरह, उनकी बातें आपको की है। तो यहाँ पे देखिए 5 प्रकार के सदस्य होते हैं। फिर आज के लिए हाँ लास्ट प्रश्न देखते हैं कि मौलिक अधिकार जो दिए हुए होते हैं हमें, संविधान में 6 मौलिक अधिकार है, वो उनका क्या मतलब है। तो ये वह अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए जाते हैं तथा इनमें राज्य का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ठीक है, अब मौलिक अधिकार, इसका मतलब यह है कि आपको जो 6 अधिकार दिए गए हैं वो आपके अधिकार है। उसमें राज्य भी अगर कोई कानून बनाता है तो उसको मतलब हटा नहीं सकता, निलंबित नहीं कर सकता, वो आपके मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, यही मौलिक अधिकार होते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी के जो भी प्रश्न है हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और बहुत ही आसान सा चैप्टर है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।